वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज हम नवी जमात का सबक 3 दावत की सबक ख्वानी करेंगे और उसके सभी मानी को समझेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं के उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात, इंग्लिश के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं और ये नवी जमात का उर्दू हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, यहाँ पर हम आज नवी जमात का सबक नंबर 3 दावत, जिसे रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। तो पहली बात में हम देखेंगे कि समाज में रहने वाले अफराद बाज़ मौक़ों पर एक दूसरे से मुलाकात करते, सुख दुख की तकरीबों में शिरकत करते और आपस में तोहफे तोहफ़ का लेन देन भी करते हैं। ऐसे कामों में एक आम तकरीब खाने पीने की दावत भी है। शादी, ब्याह, मौत, मैयत वगैरह के मौके पर लोग एक दूसरे को खाने पर बुलाते और खुद भी किसी दोस्त के यहाँ खाने पर जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर भीड़ भाड़ हो तो खाने पीने की आदाब तर्क करके लोग छीना झपटी पर नजर आते हैं, जो इंसानी तहजीब के खिलाफ है। झेल के सबक में मुसन्निफ ने दावत के अलग अलग मंजरों में लोगों के आपसी सुलूक के बारे में सुलूक को बड़े पुरलुत्फ अंदाज में बयां किया और ढके छुपे ये बात कही है कि खाने पीने के वक्त इंसान को इंसान बना रहना चाहिए। चलिए जान पहचान में हम देखेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी 1892 में मड़िया हो, ज़िला जौनपुर, यूपी में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब के प्रोफेसर रहे। कुछ अरसे जामिया उस्मानिया हैदराबाद से भी वाबस्ता रहे। अलीगढ़ से दोबारा वाबस्तगी के बाद मुलाजिमत से सबकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए। उनके तंज़ व ज़राफ़त इनफरादियत रखती हैं। वह हंसाने से ज़्यादा हंसाते संजीदगी से हम किनार करने का गुर जानते हैं। तंज़ियात व मुज़ाहकात, खंदा, मज़ामीन रशीद, गंज हाय गिरा, माया और आशफ्ता बयानी मेरी उनकी अहम तसानीफ हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से उनकी कौन कौन सी तसानीफ हैं। यहाँ पे उन्होंने 1977 में वफात पाई। आगे देखते हैं हम। तंज व मज़ा निगारी जिंदगी के नाहमवारियों और मज़ाइका के सूरत हाल को दिलचस्प अंदाज में पेश करने का फ़न है। मिजाज निगार जिस चीज़ पर हंसता है उससे उसकी मोहब्बत होती है और इसके लिए उसका अंदाज हमदर्दाना होता है। इसका मकसद कभी कभी इस्लाम में होता है। तंज और मज़ा में गहरा ताल्लुक़ है। मज़ा की आमिज़श से उसकी तलख़ी में कमी आ जाती है। किसी तहरीर में सिर्फ तंज हो तो उसके नागवार होने का डर रहता है और नरा मिजाज बेमकसद हंसी ठटोल बनकर रह जाता है। इसीलिए अमूमन अदीब या शायर उन दोनों की आमिज़श से काम लेते हैं। तंज व मज़ा निगार समाज में फैली हुई खराबियों पर कलम से नश्तर का काम लेता है। वो अदब में आला इंसानी इक़दार को पेश करके मायूस और अफसरदा इंसानों के ज़ख्मों पर मरहम लगाता है। कभी कभी उसके तंज की चोट इस कदर गहरी होती है कि इंसान तिलमिलाने लगता है, लेकिन गैर इरादी तौर पर वो खुद पर हंसता भी है। चलिए हम सबक में देखते हैं क्या लिखा है। एक मसल मशहूर है, यानी कहावत मशहूर है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मेरा ख्याल है कि उसके साथ साथ ये मसल भी होनी चाहिए कि मुझे दावतों से बचाओ। गो दोस्तों से बचने के मानी ये हैं कि दावतों से भी निजात मिल जाएगी। भूख की मानिंद दावत का भी ये हाल है कि उसका ना कोई मुकर्रर वक्त है और ना मौका। किसी ने ठीक ही कहा होगा, कुल्बे इफलास, यानी कुल्बे इफलास क्या हो जाता है? गरीब का टूटा फूटा घर, मुराद बहुत गरीब। तो कुल्बे इफलास में दौलत के काशाने में भूख, दश्त व दर में, शहर में, गुलशन में, वीराने में भूख। भूख है हंगामा आराम गुलजमे खामोश में। अब गुलजमे जो खामोश है वो एक समंदर को गुलजम कहा जा रहा है यहाँ पर। तो डूब जाते हैं सफीने भूख की आगोश में। त्योहार तकरीब हो, कोई मेहमान आया हो, कोई चल बसा हो, रिक्का दावत बहरहाल मौजूद है।
रुक्का यानी खत आ जाता है, दावतनामा जिसे कहते हैं रक्का। माँ हजर मौजूद है और एक बुजुर्ग ने तो जिस में आकर उसकी भी फरमाइश कर दी, बराए करम तनावुल माँ हजर फरमाइए। माँ हजर यानी जो हाजिर है वो खाइए। दावत में न जाइए तो गुरूर या बेतवज्जी की शिकायत, जाइए तो मादा और आकबत दोनों खराब। मैंने जिस जिस किस्म की और जिन मौके पर दावत खाई है वो बहुत कम लोगों को नसीब हुई होगी। सबसे पहली दावत खूब याद है, वो उसकी ये मानी हरगिज नहीं है कि मेरे किसी बुजुर्ग की दावत रही हो और वो मुझे उसी उसूल पर बिन बुलाए साथ ले गए हों जिस उसूल पर रेल में किराया नहीं अदा करना पड़ता, यानी मासूमों के लिए ना किराया अदा करने की ज़रूरत है और ना रुक्का दावत की। बाज रेलवे लाइनों के बारे में कहा जाता है कि वहां मुफ्त सफर किया जा सकता है। इधर से कोई टिकट कलेक्टर उस लाइन पर मामूर हुए। उन्होंने एक बुजुर्ग को बेटिकट सफर करते पकड़ा तो उन्होंने निहायत घूर कर आरिफाना डपट के साथ कहा, अभी शराब दूंगा। शराब यानी बद्दुआ दूंगा और भस्म हो जाएगा, जल जाओगे यानी। बेचारे टिकट कलेक्टर ऐसे मबहूत हुए कि गाड़ी के नीचे कटते कटते बचे। मबहूत होना यानी डर जाना, ऐसा डर गए वो। पहली दावत मुझे ऐसे साहब के यहाँ खानी पड़ी जहाँ सारी बस्ती मधु थी। मई का महीना और दोपहर का वक्त, मकान व मैदान का कोई नशीब फराज ऐसा ना था जहाँ खाने वाले ना बैठे हों। फर्श व दस्तरख्वान का वहाँ कोई दस्तूर न था, जिसको जहाँ जगह मिल गई बैठ गया। एक हाथ में गरम गरम तनूरी रोटी दे दी गई, मिट्टी के एक बर्तन में जमीन पर सालन रख दिया गया और बिश्ती ने मश्क से ताम चीनी के गंदे शिकस्ता गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। अब बिश्ती वो है जो पानी पिलाते हैं और मश्क यानी पानी से जो भरे हुआ जो चमड़े का ऐसा थैले जैसा होता है ना, वो। सामने एक न्याजमंद कुत्ते साहब भी मौजूद थे, दुम टांगों के दरमियान, खुद दो जानों बैठे हुए, नजरें नीची, बहुत कुछ भूखी चेहरे और जिस पर हिंसा के गैर फानी नकोश, जिन पर मक्खियां मसरूफ गजल ख्वानी थी। हिंसा यानी तशद्दुद के मूड में थे वो, लड़ने लड़ाने के, और मसरूफ गजल ख्वानी यानी गजल पढ़ने में मसरूफ, यहाँ मुराद मक्खियों का भिन भिनाना। पास ही एक बूढ़े खांसते जाते थे, खाते जाते थे और खिलाल करते जाते थे। खिलाल करना यानी दांत में फंसी हुई चीज निकालने की तीली भी उन्होंने साथ ली हुई थी। और नाती गोद में, पोता कंधे पर। पोते ने एक हड्डी कुत्ते के सामने फेंक दी। अब मालूम हुआ कि एक और कुत्ते साहब कहीं करीब ही मुराकबे में बैठे हुए थे, जिन्होंने यकलक गुर्रा कर जो जुस्त यानी छलांग लगाई तो मेरे मुकाबल के कुत्ते पर आ गिरे। लेकिन जुस्त के दौरान दादा, नाना, नाती के पूरे शिजरे नस्ब को ढाते चले गए। खलाल दादा या नाना के गले में जा फंसा। खलाल यानी जिससे दांत का जो ये निकाला जाता है कचरा, हाँ खलाल, वो उनके क्या हो गया, गले में जाके फंस गई। नाना के गले में जा फंसा और पोते नाती मेरे सालन में आ रहे। एक हुल्लड़ मचा, सारे खाने वाले भाग खड़े हुए। ये तो मेरा अय्याम जाहिलियत का किस्सा था। अय्याम जाहिलियत यानी जिहालत का ज़माना, जो जिहालत का ज़माना था वो था। होश संभाला तो एक मशहूर शहर में डेपुटेशन पर जाने का इत्तेफाक हुआ। डेपुटेशन यानी आर्जी तयन के लिए बुलाया गया। तो रमज़ान का महीना था। शाम को वहाँ के मशहूर मस्जिद में इफ्तार पर हम सब मदऊ थे, दावत में थे, जहाँ एक हुजूम था। हमारे सामने भी अफ्तारी रख दी गई थी। अभी हमने मुश्किल से 1 या 2 लुकमे फ्रो किए होंगे। फ्रो करना यानी दबाना, मुराद निगलना, मतलब गले में उतारे ही थे कि एक हमला हुआ। चंद सुरमा माहिम पर टूट पड़े और जो कुछ सामने था उसे चट करके आगे बढ़ गए। मालूम हुआ कि वहाँ का यही दस्तूर था। रात को दावत थी, सारे मेहमान दो जानों बैठे, लेकिन बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे ठगों का ग्रुप है। हम सब भी बैठ गए। एक बड़ी सीनी में बिरयानी का एहराम मिस्र बना हुआ था। सीनी में एहराम मिस्र बना होना यानी कि यहाँ जैसे रकाबी में बिरयानी का ढेर
بہت ساری بریانی ایک ہی برتن میں نکال دی گئی ہو تو اسی کو یہ کہا جا رہا ہے، جس کے اوپر ایک دیگچی شوربے کی انڈیل دی گئی۔ لوگ سینی پر ٹوٹ پڑے، سینی یعنی ایک وہ بڑی سی تھالی ہوتی ہے، اس میں کھانا نکلا ہوا تھا اور لوگ اسے کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اس براہ راست دست بدھن ہو گئے۔ ہمارے دوست چپ چاپ بیٹھے رہے، میزبان تو انہیں دیکھ کر خاموش رہے، لیکن ایک بزرگ جن کی داڑھی چاولوں کی مالا بن گئی تھی، وہ شوربہ گنگا جمنی خضاب کے بہار دکھا رہا تھا۔ قاب سے سر اٹھائے بغیر بولے، کھاؤ سیٹھ کھاؤ صاحب، نہیں تو ایک بندے کا مال ضائع ہوگا۔ دوست بولے، بالکل درست، لیکن دوسرے کی جان بھی تو ضائع ہوگی۔ وہاں کے زمانہ قیام ہی میں ایک اور جگہ سے دعوت نامہ آیا۔ ہمارے میزبان وہاں کی معزز اور دولت مند ترین لوگوں میں سے تھے۔ ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن کو تارے نظر آنے لگے۔ ایسی خوبصورت، قیمتی، پرتکلف اور نایاب چیزیں ایک ساتھ کب دیکھنا نصیب ہوتی تھی۔ البتہ ان کا تذکرہ سنایا تلش میں ہوشربا میں پڑھا تھا۔ تلش میں ہوشربا اردو زبان کی ایک بڑی داستان ہے اور کافی مشہور ہے۔ فاخرہ یا ملبوسات عروس۔ اب ملبوسات عروس جو ہے وہ بہت ہی مہنگا جو کپڑا ہوتا ہے، دلہن کا لباس ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ ملبوسات عروس جو ہے وہ دلہن کا لباس ہوتا ہے، اور لباس فاخرہ جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا لباس ہوتا ہے، یعنی ایک مہنگا کپڑا۔ تو یہاں پہ لایا جاتا کہ یہ طے کرنے میں دشواری ہوتی کہ ان پر حملہ کیا جائے یا ان کی عبادت کی جائے یا کھڑے ہو کر ترانہ گایا جائے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ کس آلے سے کس چیز پر حملہ کیا جائے، اس لیے کہ جان لینے کے لیے تو آپ آزاد ہیں، جو آلہ چاہیے شوق سے استعمال کیجیے، لیکن کھانوں کے لیے مخصوص آلات مقرر ہیں۔ تیسری مصیبت یہ کہ جو کھانا پیش کیا جا رہا تھا اس کے دوسرے عزیز و اقارب نہ معلوم کون کون تھے، اور جن کے عدم موجودگی میں کھانے کو ہاتھ لگانا بڑا گنوارا پن ہوتا۔ میزبان کو مسکرانے اور خواہ مخواہ اخلاق برتنے سے فرصت کہاں کہ وہ کچھ بتائیں یا ہم پوچھ سکیں۔ بیروں کو دیکھیے، بیرو یعنی جو وہاں ویٹر جو کھڑے ہوتے ہیں انہیں بیرو کہتے ہیں۔ تو ذرہ بختر اور 4 آئینے لگائے ہوئے ان پر، اب یہاں پہ کیا ہے، ذرہ بختر جو ہے ایک منٹ ہاں، یہاں پہ ذرہ بختر اور 4 آئینے لگائے ہوئے اس طور پر مصروف کار تھے جیسے بعض نالائق اور بد دماغ امتحان کے حال میں امیدواروں کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس قسم کے بیروں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو کچھ وہم سا ہونے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اپنی یونیفارم یا پیٹی ٹھپوں میں کوئی پیش قبض یعنی خنجر چھپائے ہوئے ہیں، اور کھانا تھا کہ چلا ہی آ رہا تھا۔ ہم نے بھی چھری اس طور پر پکڑ رکھی تھی جیسے کسی قلم تراش چاقو سے گینڈے کی قربانی کرنے والے ہوں۔ کانٹا ہمارے ہاتھ میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پلیٹ پر کوئی کیکڑا مسلط ہے۔ خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا، کافی آئی بغیر دودھ یا شکر کے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تمباکو کو گل پیش کر گرم گرم پانی میں ملا دیا گیا ہو، یا نادر شاہ کے اصلاح مادے کے لیے امتناس کا مسحل یعنی جلاب کی دوا، مسحل جام بلورین میں پیش کیا گیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ کافی سے انکار کیجیے تو بعض میزبان خفا ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی رئیس کے یہاں دعوت ہوئی، وہ کھانا اس طور پر کھلائے گا گویا مہمان کی 7 پشتوں تک کو نواز ڈالا۔ قورمہ ہر دعوت میں ملتا ہے اور معمولی سے معمولی لوگ بھی اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، لیکن رئیس کے یہاں کا قورمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ادائے خاص سے فرمائیں گے، مولانا کہیے قورمے سے بھی شوق فرمائیے۔ فرمایا، جی ہاں شکریہ ماشاء اللہ۔ فرمائیں گے صاحب، ایسا حلوان یعنی بکری کا بچہ دلی بھر میں نہ ملے گا، بادام پر پلا تھا، ذرا بوٹی کی خشتگی پر نظر رکھیے۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں، ارشاد ہوتا، ہاں ہاں خوب کھائیے، بہت ہے جی ہاں، خوب سیر ہو کر کھایا۔ نہیں آپ تکلف کرتے ہیں، فلاں نے، چلو مولانا کو قورمہ اور دو۔
लेकिन फलाने को पुकारेंगे और कौरमे का ऑर्डर इस तौर पर देंगे गोया मौलाना को पिटवा देने का इरादा है। कौरमा प्लेट में डाल दिया गया और मौलाना से इरशाद हुआ, मौलाना ये बावर्ची अब दिल्ली में अकेला रह गया है। इसका दादा मामूली हज्जाम था, वालिद ने उसको खाना पकाना सिखाया, वो खुद खाने के बड़े शायक थे। अब उसका सानी दूर दूर तक ना मिलेगा। बस मौलाना कौरमा खा लीजिए, ये चीज़ अब मादूम यानी गायब होती जा रही है। गर्ज मौलाना की इस शफकत और तपाक से खिलाएंगे कि गोया किसी नाबीना हाफिज को खिला रहे हैं। दूसरी आफत मुलायजा हो, बाज मेज़बान हिमाकत और मोहब्बत के सिलसिले में इसरार करते करते खाना आपकी प्लेट में डाल देंगे और फरमाइश करेंगे, खाइए, मेरे सर की कसम खाइए। हालांकि इस वक्त जी यही चाहता है कि प्लेट सर पर मार लीजिए और गिरेबा फाड़ कर कहीं भाग जाइए। ऐसी दावत से मुझको कल्बी नफरत है, जहां मेज़बान बार बार खाने के लिए इसरार करे और अपने हाथ से मेरी प्लेट में खाना रख दे और कहता ये रहे कि आपको खाना पसंद नहीं आया, आपके लिए कुछ इंतजाम ना हो सका। भाई जल्दी में यही दाल दलिया हो सका। यानी दाल दलिया होना यानी एकदम मामूली सा खाना, मामूली से खाने को दाल दलिया कहा जाता है। तो आपने कुछ भी तो नहीं खाया, हालांकि उसकी नीयत ये होती है कि मैं कहूं कि ऐसा खाना मुझे तो क्या, मेरी 7 पुश्त को नसीब ना हुआ होगा। और आपने जिस मुरब्बत और इसार का सबूत दिया है उसका मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। बाज दावतों में अजीब किस्म की बदतमीजों से साबिका पड़ता है। बाज खाना नहीं खाते, मुंह में जूतियां चटखाते हैं। जूतियां चटखाना यानी आवाज आवारा घूमना या मुराद मुंह से तरह तरह की आवाजें निकालना। खाना खाते वक्त जो आवाजें निकालते हैं तरह तरह की, उन्हें जूतियां चटखाना कहते हैं। कुछ ऐसे ही हैं जो सारी उंगलियां सालन में डुबो देंगे और मुंह में लुकमे की पजीराई इस तौर पर करेंगे जैसे सर्कस के घोड़े को चाबुक लगाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बदहवास होकर बहुत ज्यादा हिस्सा प्लेट में ले लेंगे, थोड़ा खाएंगे और बकिया को खंगोल कर छोड़ देंगे। डोंगे में से बोटियां चमचे से निकालने की बजाय टटोल टटोल कर उंगलियों से निकालेंगे। कभी प्लेट में निकाली हुई बोटियों को फिर डोंगे में डाल देंगे। पानी पिएंगे तो मालूम होगा गोया भरी बोतल हलक में उंडेली जा रही है और गले से कलकल मीना का काम ले रहे हैं। कलकल होना यानी जाम या गिलास में पानी डाले जाने की आवाज को कलकल मीना कहते हैं। कुछ लोग चपाती के हाशिया तोड़ तोड़ कर दस्तरखान पर अंबार लगा देंगे। सनी हुई उंगलियां यानी खाने में जो सनी हुई उंगलियां रोटी से पोंछेंगे और डकार इस तौर पर लेंगे जैसे दूसरे के दस्तरखान पर नहीं, अपनी चारपाई पर हैं। अब देखिए यहाँ पर नाश्ते को कहते हैं सुबह का, नाश्ते का क्या होता है, सुबह का खाना। जोहराना यानी दोपहर का खाना। असराना यानी शाम की चाय या नाश्ता वगैरह। और इशाइया यानी रात का खाना। तो चलिए हम यहाँ पर ये भी जो थोड़ी बहुत मालूमात है इसे भी पूरा कर लेते हैं। तंज मज़ा तो हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे ठग। कदीम हिंदुस्तान में डाकुओं और कातिलों के एक ग्रोह में शामिल लोग ठग कहलाते थे। ये एक मजहबी फिरका भी था जिसमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे। ठग गांव गांव पहुंचते, मीलों यात्राओं में भेष बदल कर घूमते और जिसे लूटना या कत्ल करना होता उसके बारे में सारी मालूमात एक खास जुबान में अपने साथियों तक पहुंचाते रहते थे। उनके कत्ल करने का तरीका ये था कि मकतूल के गले में फंदा डालकर कस देते थे। समाज के बहुत से अमीर और रईस अफराद उनकी हिमायती थे। अंग्रेज हुकूमत के ज़माने में ठगों के खात्मे के कोशिशें की गई। लॉर्ड विलियम बेंटकिन ने 6 साल के अरसे में सैकड़ों ठगों को गिरफ्तार किया और कैद किया। अब यहाँ पे देखिए एहराम मिस्र वाहिद हरम। मिस्र के एहराम दुनिया के अजायब में शुमार किए जाते हैं। ये मखरूती इमारतें दरअसल मिस्र के फिरौनों के मकबरे हैं। इनमें उनकी मम्मियाँ रखी हुई हैं। मम्मी उस लाश को कहते हैं जिससे कदीम मिस्र के लोग हरम में लाश को रखने से पहले खास किस्म के मसालों से तैयार करते और लाश पर पट्टियाँ लपेट दिया करते थे। मिस्र का पहला हरम 2900 कदीम मसीह में तामीर किया गया। उसकी सतह चौकोर होती है लेकिन सतह से बुलंदी की तरफ ये मुसल्लस की तरह बढ़ता है और ऊपर जाकर चारों कोने एक कोने पर मिल जाते हैं। इसकी तामीर में पत्थर के बड़े बड़े चौकोन टुकड़े लगाए गए हैं।
इनमें हर पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 टन के बराबर है। बहुत से एहराम ईंटों के भी बनाए गए हैं। खूफू नामी फिरौन का हरम सबसे बड़ा है। एहराम में बादशाहों की मम्मियों के साथ उनका बहुत सारा साजो सामान और गुलाम और कनीजें भी बंद कर दी जाती थीं। मिस्र वालों का अकीदा था कि फिरौन की खिदमत के लिए दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें एहराम में बंद की जानी चाहिए। एहराम जैसे मकबरे मिस्र के अलावा वस्ती अमेरिका और मेक्सिको के माया कबीले वालों ने भी तामीर किए हैं। तो यहाँ पर हमारी ये मालूमात ख़त्म हो गई बच्चों। तो चलिए मानी व इशारात देख लेते हैं। पहला है मसल यानी कहावत, कल्बा इफलास यानी गरीब का टूटा फूटा घर यानी मुराद बहुत ज़्यादा गरीबी, कलजम यानी समंदर, माँ हजर यानी जो हाजिर है, श्राप यानी बद्दुआ, मबहूत होना यानी डर जाना, और भिश्ती यानी सिक्का यानी पानी पिलाने वाला, मश्क यानी पानी भरने का चमड़ा या थैला, हिंसा यानी तशद्दुद, मसरूफ़ गज़ल, ख्वानी यानी गज़ल पढ़ने में मसरूफ़, यहाँ मुराद मक्खियों का भिनभिनाना, खलाल दांत में फंसी हुई चीज़ निकालने की तीली, जस्त छलांग। आगे है अयाम जाहिलियत, जहालत का ज़माना, डिपुटेशन यानी आर्जी तई फ़रो करना, दबाना, मुराद निगलना। सीनी में बिरयानी का एहराम मिस्र यानी यहाँ रकाबी में बिरयानी के ढेर को एहराम मिस्र की तरह बताया गया है। तिलिस में होशरुबा उर्दू ज़ुबान की एक बड़ी दास्तान, लिबास फ़ाखरा आला किस्म का लिबास, मलबूसात उरूसी दुल्हन का लिबास, पेश कब्ज़ यानी खंजर, मुसहल जुल्लाब की दवा, हुलवान यानी बकरी का बच्चा, मादूम गायब, दाल दलिया यानी मामूली खाना, जूतियाँ चटखाना यानी आवारा घूमना, यहाँ मुराद मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालना, किलकिले मीना यानी जाम या गिलास में पानी डालने जाने की आवाज़। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सबक ख़्वानी मुकम्मल हुई और साथ में हमने आपको मानी व इशारात बता दिए। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ताकि आपको ऑनलाइन काम करने में घर बैठे आराम से कामयाबी हासिल हो। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।